हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज्योति कुमारी और आप देख रहे हैं गोम्स बायोलॉजी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी से नया टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी। Plant physiology is a branch of botany concerned with physical, chemical and biological functioning of plant। या हम कह सकते हैं पादप कार्य की वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की शारीरिक, रासायनिक व जैविक क्रियाओं व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू या जो पादप ऊतक हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसे हम कह सकते हैं विभजोतक ऊतक, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू जिसे कह सकते हैं स्थायी ऊतक। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला है शीर्षस्थ या एपिकल टिश्यू जो एपिकल पार्ट पे पाए जाते हैं, रूट और शूट की टिप पे, और दूसरा है पार्श्व टिश्यू या लेटरल टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं लेटरल या जो पार्श्व भाग होते हैं, साइड के जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उनके उस जगह पे पाए जाते हैं और प्लांट की डायमीटर या चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तीसरे हैं अंतर्वृष्टि टिश्यू या इंटरकैलरी टिश्यू जो होते हैं नोड्स पे प्रेजेंट और प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, जो दो टाइप के होते हैं। पहला है सिंपल या सरल ऊतक जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और किसी वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी टाइप है जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं दो प्रकार के, जाइलम या फिलोएम, जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं को द्वारा निर्मित होते हैं। ये जाइलम और फिलोएम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। ये क्या है, पानी का, मिनरल का और जो फूड मटेरियल होता है लीव्स में जो बनता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए ये प्लांट फिजियोलॉजी में आगे काम में आएंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी जो है मेनली तीन ब्रांचेस में बांटा गया है। पहला है वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट्स, पादप जल संबंध, दूसरा है प्लांट मेटाबॉलिज्म, पादप उपापचय, और तीसरा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि तथा परिवर्धन। तो इस वीडियो में हम पहला जो अपना इसका पार्ट है उसको पढ़ेंगे, पहली ब्रांच को, वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट। वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट के लिए हम पहले जानना चाहेंगे जो इसकी इंपॉर्टेंट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है वाटर की, वाटर का क्या महत्व है, इसको क्या विशिष्ट और असाधारण इनमें यौगिक होते हैं। तो इसको जानने के लिए हम इसके भौतिक रसायन गुण है जो जल के, उनके बारे में जानेंगे। इसके लिए पहले हम देखेंगे वाटर का स्ट्रक्चर। वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन जो एटम होता है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से क्या है, इस पे एक डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, और ध्रुवता के कारण क्या है, इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स की इस तरह की शेप होती है और ये वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जो एक प्रकार का वीक बॉन्ड है जो किसके बीच में, हाइड्रोजन एटम के बीच में और ऑक्सीजन एटम के बीच में पाया जाता है। तीसरी बात है कि वाटर जो है आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग करता है। H2O और H2O मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग शो करते हैं, और साथ ही जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म करता है। अगली चीज है कि वाटर हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या हम कह सकते हैं पानी में उच्च विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण क्या है, कई सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेन होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो नॉर्मली चलती रहती हैं। दूसरी चीज है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, उच्च वाष्पन ऊष्मा। पानी में उच्च वाष्पन ऊष्मा होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो कई सारी, या हम कह सकते हैं उच्च वाष्पन ऊष्मा को डिस्क्राइब करने के लिए कि जो एनर्जी चाहिए होती है 1 ग्राम लिक्विड को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल सकते हैं। तो ये ज्यादा होने के कारण क्या है, पादप में जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो रेगुलेट होके रहता है, मेंटेन होता है। किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं ये पौधे, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा इसको तापमान को ये मेंटेन करके रखते हैं। और ये उच्च हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होने का कारण क्या है कि इनमें पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये बंध क्या है, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन को बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट है हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
या कह सकते हैं उच्च संलयन ऊष्मा। तो हाई लेटेंट ऑफ फ्यूजन जो होती है, हीट ऑफ फ्यूजन, उसके कारण क्या है, पानी जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि अगर ये पानी के फॉर्म में है तो आइस की फॉर्म में अगर कन्वर्ट होना है तो उसके लिए उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और वैसे ही क्या है, अगर ये लिक्विड की फॉर्म में है तो भाप की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए भी क्या होता है, इसको ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये हाई हीट ऑफ फ्यूजन होने के कारण क्या है, पानी जो पादप है, पादप में एक्सट्रीम कंडीशन जब होती है, ज्यादा तापमान होता है या बहुत कम तापमान होता है, तो ये ऐसी परिस्थितियों में सरवाइव कर जाते हैं। इसी कारण जब सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है तो वाटर क्या है, जो प्लांट टिश्यू के अंदर पानी पाया जाता है वो जमता नहीं है और पौधे जो है ऐसी सर्दी में भी सरवाइव कर जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैपिलरी एक्शन या केशिका क्रिया, जो दो टर्म से समझाई जा सकती है, कोहेजन और एडेशन। कोहेजन और एडेशन को हिंदी में कहेंगे, कोहेजन को संसर्जन बल और एडेशन को आसंजन बल। कोहेजन जो फोर्स होता है वो क्या है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके कारण जो फोर्स होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कोहेजन फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनके बीच में क्या होता है, जो एक वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका हाइड्रोजन एटम और जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या है, बॉन्डिंग होती है, फोर्स लगता है, जिसके कारण वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दूसरा है एडेशन फोर्स। एडेशन फोर्स क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल दूसरे अदर देन जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल ना होके दूसरे जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होंगे, सब्सटेंस होंगे, जिनके साथ जब बॉन्डिंग शो करता है तो वहां पे क्या है, एडेशन फोर्स लगता है। इस प्रॉपर्टी के कारण ही क्या है, पानी किसी भी कंटेनर में क्लाइम करने के, उसके वॉल के साथ बॉन्डिंग करके, एडेशन करके क्या है, उसमें कंटेनर में क्लाइम करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की सरफेस टेंशन या जो है सतह तनाव। ये क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा होता है, हाई सरफेस टेंशन हो पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, कोहेजन फोर्स के कारण जो ऊपरी परत रहती है पानी की और जो उसके नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोहेजन फोर्स के कारण बॉन्डिंग शो करते हैं, जिसके कारण क्या है, सरफेस टेंशन जो है इसकी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम एडिशन और कोहेजन को डायग्रामेटिक वे में समझे तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन के साथ बॉन्डिंग शो करते हैं तो यहाँ पे कोहेजन फोर्स होता है। जब यही वाटर मॉलिक्यूल्स साइडवेज में जो अगर कोई अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वॉल होती है या कोई और चीज होती है, उसके साथ बॉन्डिंग शो करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एडिशन फोर्स लगता है। कोहेजन फोर्स में दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, एडिशन फोर्स वाटर मॉलिक्यूल और अदर देन वाटर जो होते हैं उनके साथ होता है। तो इस तरीके से हम वाटर मॉलिक्यूल्स के एडिशन और कोहेजन फोर्स को समझ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को हम हिंदी में बोल सकते हैं जल विभव। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन कंपेयर टू प्योर वाटर एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। या हम हिंदी में कह सकते हैं जो शुद्ध जल में जल अणुओं की विमुक्ति ऊर्जा तथा किसी तंत्र में जल की ऊर्जा के अंतर को जल विभव या वाटर पोटेंशियल कहते हैं। इसको समझाने के लिए एक इक्वेशन दी गई, वाटर पोटेंशियल, ये जो साइन है इसको साई बोलते हैं। साई वाटर इज इक्वल टू साई मेट्रिक पोटेंशियल साई सॉल्यूट प्लस साई प्रेशर। तो ये है वाटर पोटेंशियल को डिनोट करता है, ये साई टर्म विद वाटर डब्ल्यू के उसके साथ। और ये वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, मेट्रिक पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ऑस्मेटिक जो पोटेंशियल है या सॉल्यूट पोटेंशियल है, ये दोनों एक ही टर्म होती है। इनको हम हिंदी में बोल सकते हैं विलय विभव या परासरणी विभव, सॉलिड ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। ये क्या होता है, ये एक मेजर होता है टेंडेंसी फॉर वाटर टू क्रॉस सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जब कोई भी सॉल्यूट क्या है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन पारदर्शी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के जो सॉल्यूट होता है उसकी तरफ जब वाटर मूवमेंट करता है तो इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। प्योर वाटर के लिए जो है अपना सॉल्यूट पोटेंशियल 0 होता है, और जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ता जाता है, विलय बढ़ता जाता है, क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल जो है अपना विलय विभव जो है नेगेटिव में जाता जाता है। अगला टर्म है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को हम हिंदी में कह सकते हैं पारगम्यता।
इसको डिफाइन करेंगे, ए बॉडी इज कॉल्ड परमिएबल टू ए सब्सटेंस इफ इट अलाउज द पैसेज ऑफ द सब्सटेंस थ्रू इट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। कोई भी बॉडी जब अपने उसमें से किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को, किसी भी वाटर को या लिक्विड सब्सटेंस को क्या है आर पार जाने देगी, तो उस प्रॉपर्टी, उस चीज को हम बोलेंगे परमिएबल है। और इसी प्रॉपर्टी को जब अपन डिफाइन करेंगे तो इसको बोलेंगे पारगम्यता। जो पारगम्यता है वो 3 प्रकार की होती है, 3 मेम्ब्रेन्स इसमें पाई जा सकती हैं, जैसे कि परमिएबल मेम्ब्रेन जो होगी उसको बोलेंगे पारगम्य झिल्ली। ये क्या करेगी, मोस्ट ऑफ दी जो मटेरियल है उसको अपने आर पार जाने देगी। दूसरी जो होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली या बोल सकते हैं चयनात्मक झिल्ली। इसमें क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार के जो मटेरियल होंगे उनको ही ये क्या है आर पार जाने देगी। तीसरी प्रकार है नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, जो क्या होगी अपारगम्य झिल्ली, जिसमें क्या है ये किसी को भी आर पार नहीं जाने देगी, किसी को भी अलाउ नहीं करेगी। अगली इंपॉर्टेंट टर्म है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन को हम हिंदी में बोल सकते हैं अंतःशोषण। तो इसको डिफाइन करेंगे, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड बाय द सॉलिड सब्सटेंस फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन इज नोन एज इम्बिबिशन। कोई भी वाटर का एब्जॉर्प्शन या किसी और लिक्विड का एब्जॉर्प्शन जब किसी ठोस पदार्थ द्वारा, सॉलिड सब्सटेंसेस द्वारा किया जाएगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा इम्बिबिशन या अंतःशोषण। जो सॉलिड सब्सटेंसेस पानी को या लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा उसे हम बोलेंगे इम्बिबेंट या बोल सकते हैं अंतःशोषण पदार्थ। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, एक बीकर लेंगे, बीकर में पानी लेंगे और इसमें कुछ सूखे सीड्स डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम साइसर के सीड्स ले सकते हैं, चने के सीड्स जो होते हैं काले चने के। अगर हम इनको थोड़े टाइम के लिए डाल के रखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि ये सीड्स क्या है, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, इम्बाइब कर लेंगे और क्या करेंगे, फूल जाएंगे और पानी का यहाँ पे कम हो जाएगा और सीड्स फूल के इस तरीके से इम्बाइब हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिससे सीड्स ने पानी को शोषित किया, इन्होंने एब्जॉर्ब करा पानी को और अपने अंदर ले लिया, तो ये प्रोसेस जो है उसको इम्बिबिशन कहते हैं। इसी प्रोसेस के तरह क्या है अपना जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। जो अंकुरित होता है बीज, वो क्या करता है, बीज आसपास जो सॉइल होती है, मृदा होती है, उसमें से क्या है पानी को शोषित कर लेता है और शोषित करने के बाद क्या है आगे एक्टिविटी होने के कारण जो पौधा, जो बीज है उससे जर्मिनेशन होती है, उसमें अंकुरण स्टार्ट होता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम हिंदी में कहेंगे विसरण। विसरण के प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है किसी भी सब्सटेंस में एरिया जो है हाई कंसंट्रेशन का वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस में क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब जाने की प्रोसेस करेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन की क्रिया या विसरण की क्रिया। इसका एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल है जो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये क्या है एक विसरण की क्रिया का अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एक सब्सटेंस में क्या होगा, यहाँ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे हाई कंसंट्रेशन से ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव करेंगे। तो ये होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। अगला इंपॉर्टेंट चीज है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को अपन हिंदी में बोलेंगे परासरण। इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट विलायक होता है, वो क्या है नेचुरली मूव करेगा एरिया ऑफ लो सॉलिड कंसंट्रेशन, जहाँ पे सांद्रता क्या होगी विलय की कम होगी, वहां से विलय की सांद्रता जहाँ ज्यादा होगी उसकी तरफ जो मूवमेंट होगा, इस तरह की क्रिया को हम क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस या परासरण। फिर से बताऊंगी मैं, सॉल्वेंट जब होता है विलायक क्या करेगा किसी भी सब्सटेंस में, जब एरिया ऑफ लो सॉल्यूट से मतलब कि विलय की जहाँ सांद्रता कम है वहां से विलय की सांद्रता जहाँ ज्यादा है उसकी तरफ मूवमेंट करेगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया। ये किसके थ्रू होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, जैसा हम डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली है, चयनात्मक झिल्ली बोल सकते हैं या फिर, तो इसमें क्या होगा, ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो इसमें जहाँ पे सांद्रता ज्यादा है, किधर है इधर सॉल्यूट की सांद्रता ज्यादा है, इधर कम है, तो जिधर ज्यादा है एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन से इधर कम है इधर ज्यादा है, तो जो सॉल्यूट है
अपना जो विलायक है, सॉल्वेंट है, वो क्या करेगा, इधर से इधर की तरफ मूवमेंट करेगा इस पारगम में झिल्ली के द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, ऑस्मोसिस। इसको समझाने के लिए हम एक पोटैटो का एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। इस पोटैटो एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, एक पोटैटो लेंगे, आलू लेंगे, उसको बीच में से कट करेंगे और इसके जो अपन ने जगह बनाई है इसमें क्या करेंगे, हम एक शुगर सॉल्यूशन, जिसमें शुगर की मात्रा खूब सारी, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, शुगर का घोल डालेंगे और इसको प्लेस कर देंगे हम क्या है, एक बीकर के अंदर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। जब हम इसको मार्क करेंगे कि जितना शुगर सॉल्यूशन लगाया था उसके कंसंट्रेशन को मार्क करेंगे, उसके लेवल को, और थोड़ा टाइम बाद जब इसको वापस चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि शुगर का जो सॉल्यूशन जहाँ पे यहाँ मार्क करा था उससे उसका लेवल बढ़ चुका है, जो किस कारण से हुआ, ऑस्मोसिस की क्रिया के कारण हुआ। बाहर जो वाटर था बीकर में, वो क्या है, इसके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है, जबकि इसके अंदर जो अंदर शुगर सॉल्यूशन है उसके अंदर उस सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस की क्रिया के दौरान क्या होता है, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन लो सॉल्यूट होता है वहां से हाई सॉल्यूट की तरफ क्या है, एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, विलायक का मूवमेंट होता है। तो इसी तरीके से पानी क्या करा, सॉल्वेंट के रूप में जहाँ वाटर लिया है हमने, ये वाटर क्या है, अंदर की तरफ मूव करेगा ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा, और पानी की जो इसके शुगर सॉल्यूशन का लेवल था वो पोटैटो के अंदर बढ़ जाएगा। तो इससे हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझ सकते हैं। अब प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर ऑस्मोसिस की 3 स्टेजेस देखी जा सकती है। पहला है आइसोटोनिक सेल। आइसोटोनिक सेल होता है, कोशिका होती है, उसमें क्या होती है, जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो दोनों सेल के बाहर और अंदर की तरफ बराबर होती है, इसलिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा पानी का और सेल इंटैक्ट रहेगा, एज इट इज रहेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होती है, सांद्रता जो अंदर की तरफ सॉल्यूट की मात्रा है वो ज्यादा रहेगी और बाहर की तरफ कम रहेगी। इसके कारण क्या है, पानी अंदर मूव करेगा और पानी ज्यादा मूव होने के कारण ये टर्जिट हो जाएगा, फूल जाएगा सेल और पानी की मात्रा अंदर बढ़ जाएगी। और हाइपरटोनिक सेल में क्या होगा, अंदर जो सोल्यूट की मात्रा है वो कम है, जबकि बाहर की तरफ सोल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो कम से ज्यादा की तरफ क्या है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा और इस तरीके से क्या है, अंदर श्रिंक हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा और बाहर की तरफ पानी का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। तो ये इसमें प्लाज्मोलाइज सेल, सिकुड़ा हुआ सेल हमें मिलेगा। तो ये 3 स्टेजेस में सेल देख सकते हैं हम। अगली चीज है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इनसाइड द सेल अगेंस्ट द वॉल। जो अपनी अंदर की वॉल होती है, कोशिका की, सेल की वॉल होती है, उसके ऊपर जो पानी द्वारा प्रेशर डाला जाता है उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, या हिंदी में बोल सकते हैं स्पीड दाब। तो ये स्पीड दाब क्या करता है, जो भित्ति है इसकी, कोशिका की भित्ति है, उस पर एक स्पेशल प्रेशर डालेगा और ये अंदर जो पानी भर जाएगा इसके कारण इस पे प्रेशर डेवलप होगा, इसको बोलेंगे हम टर्गर प्रेशर। जब पानी अंदर ज्यादा भर जाएगा तो इसकी वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, जिसको टर्गर प्रेशर नाम दिया अपन ने, स्पीड दाब। इसके अंदर जब पानी कम हो जाएगा या प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा, तो ये टर्गर प्रेशर, स्पीड दाब क्या है, कम हो जाएगा। और जब पानी अंदर जाएगा, जैसे कि हमने पिछले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखा था, तो इसमें टर्गर प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा, जबकि इसमें कम हो जाएगा। ऐसे ही डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण पानी भरा अंदर, और टर्गर प्रेशर इसके कारण बढ़ा, पानी भरने के कारण, सॉल्वेंट भरने के कारण, और इसकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, उस पर दाब पड़ा, इसके कारण टर्गर प्रेशर बढ़ने के कारण। और ऐसे ही क्या है, बाहर की जो सेल वॉल है वो भी क्या करेगी, वॉल प्रेशर देगी, अंदर एक ऑपोजिट फोर्स प्रोवाइड करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या है, ये सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है, टूटेगी नहीं और एक इंटैक्ट बनी रहेगी, क्योंकि बाहर से भी एक प्रेशर, वॉल प्रेशर जो है, इस पे डाला जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट टर्म है प्लाज्मोलाइसिस, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं जीव द्रव्य कुंचन। प्लाज्मोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन प्लांट सेल्स वेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया द्वारा क्या होता है, जब प्लांट कोशिकाओं में, प्लांट की पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक दूसरे से दूर हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर से क्या है, पानी का लॉस होगा, पानी बाहर निकल जाएगा,
ये हम डायग्राम में देख सकते हैं, नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल से जब ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा क्या है, पानी सेल से बाहर चला जाएगा तो क्या है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस बनेगी और इसकी वजह से प्लाज्मोलाइज सेल है जो इस तरीके का संकुचित या श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस प्रकार के सेल को हमने बोला प्लाज्मोलाइज सेल या जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी अभी प्लांट फिजियोलॉजी की। आगे हम और वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के और प्रोसेसेस, जैसे कि पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे किया जाता है पौधों द्वारा, पादप द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो मेरे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे के वीडियोस भी आप देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन।